नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, कानून का निर्माण क्यों किया जाता है? ताकि जो पीड़ित व्यक्ति हो, जो वंचित हो, उसको न्याय मिल सके। लेकिन जब उस कानून का दुरुपयोग होने लगे और वही कानून उन लोगों के लिए जो बेकसूर है, उनके लिए परेशानी का सबब बन जाए, तब जाकर के न्याय व्यवस्था की जो अवधारणा है, उस पर ठेस पहुंचता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसी मुद्दे से संबंधित है। कई हाई कोर्ट ने यह बात अपने कई निर्णयों में कहा है। देखिए, धारा 498 ए कानूनी टेरर कहा गया है इसे, यानी कि कानून रूप में इसे आतंक कहा है कई हाई कोर्ट ने। तो क्या मामला है? देखिए, यहाँ पर जो ये धारा 498 ए है, यह विवाहित महिलाओं को कहीं न कहीं उनका जो शोषण होता है, उससे बचाने के लिए लाया गया था। लेकिन इसका प्रभाव जो है अब उल्टा देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, डिटेल से हम इन सब चीज़ों को देखेंगे कि इससे जुड़े हुए क्या पहलू हैं, कानूनी पक्ष क्या है, विभिन्न हाई कोर्ट का क्या कहना है, सामाजिक कार्यकर्ता इस कानून को लेकर के क्या बातें कर रहे हैं। उससे पहले संस्कृति आईएएस आपके लिए एक सूचना लेकर के आई है। नया फाउंडेशन बैच जो है उसकी शुरुआत हो रही है 3 अक्टूबर के दोपहर के 3 बजे से, और यह संस्कृति आईएएस के दिल्ली सेंटर पर हो रहा है। फाउंडेशन कोर्स कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही खंड की पूरी पढ़ाई आपकी कराई जाएगी। हाइब्रिड कोर्स होगा। हाइब्रिड कोर्स कहने का तात्पर्य यह है कि आप ऑफलाइन यानी कि कक्षा में आप भी आकर के इसे ले सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से भी ले सकते हैं। संस्कृति आईएएस के सर्वश्रेष्ठ जो टीचर है उनकी लिस्ट आप देख ही रहे हैं। इस संबंध में कोई विशेष जानकारी चाहिए तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर भी विजिट करके इससे संबंधित जानकारी लेकर के आप नामांकन करा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यह मुद्दा चर्चा में क्यों बना हुआ है। क्या महिलाएं वाकई 498 ए को कानूनी टेरर की तरह इस्तेमाल करती हैं? यह बात जो है तब आकर के उभर करके सामने आया है। प्रश्न बनता है जब कई हाई कोर्ट के जजों ने अपने निर्णयों में इस बात को शामिल किया है कि महिलाएं जो हैं 498 ए या आईपीसी का है, इंडियन पीनल कोड की धारा 498 ए को कानूनी आतंक के रूप में देख रही हैं, इसका इस्तेमाल कर रही हैं अपने पति के लिए और पति के जो रिश्तेदार हैं या उसके परिवार के जो जन हैं उसके खिलाफ। तो यहां से यह मुद्दा चल पड़ा है। यहां पर प्रमुख बिंदु के तहत देखिए कि जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के दुरुपयोग पर कई हाईकोर्ट ने अफसोस जताया है और ऐसा कहा गया है कि पिछले कुछ ही महीनों में ऐसे कम से कम 7 मामले आए हैं जिसमें इस तरह का देखा गया है और उसके आधार पर इसे कहा गया है कि यह कानून जो है वह कानून ना होकर के न्याय की अवधारणा को साबित ना करते हुए बल्कि कानूनी आतंक का रूप ले रहा है। कई पुरुष अधिकार समूह जो हैं, जो पुरुषों के अधिकार के लिए काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के द्वारा जो यह कहना है यह दरअसल इस कानून की जमीनी हकीकत को बताता है। वहीं कहीं महिला कार्यकर्ता और संगठन जो है उनका कहना है कि न्यायालयों को इस तरह का जो इस्तेमाल किया गया है शब्द उससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे जो महिलाएं हैं जिन्हें मान के चला जाता है कि ये वंचित समुदाय से हैं, उनके न्याय की जब बात की जाएगी तो कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। संदेह के नजरिए से महिलाओं के जो शिकायतें हैं उनको देखा जाएगा। तो यहाँ जो ये डिबेट है अपने आप में काफी अब जटिल होता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है। लंबे समय से जब से इस कानून का निर्माण हुआ था तब से ही कहीं न कहीं इस कानून को लेकर के तरह तरह की बातें कही जाती रही है। यहाँ पर अब जब हाईकोर्ट की जब हमने बात किया तो हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाएगा कि कौन कौन से हाईकोर्ट ने इस संबंध में क्या क्या कहा। यदि कलकत्ता हाईकोर्ट की बात करते हैं तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 498 ए का दुरुपयोग पर बात करते हुए कहा कि महिलाओं ने लीगल टेरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया है। लीगल टेरर कहने का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को कानून का डर दिखा देना, यानी कि तुम हमारे मन मुताबिक काम करो या जो मैं कह रहा हूं वह करो, नहीं तो मेरे पास कानूनी अधिकार है और उस कानूनी अधिकार का मैं दुरुपयोग करते हुए तुम्हारे खिलाफ शिकायत या झूठी शिकायत कहिए दर्ज करा सकता हूं, सकती हूं, और फिर तुम्हें सजा दिया जा सकता है, तुम्हें झूठा फंसाया जा सकता है। तो लीगल टेरर जब कहते हैं ना, तो यानी कि उस व्यक्ति को वह कानून का अधिकार इसलिए दिया गया था ताकि वह अपने न्याय के लिए उसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन वह व्यक्ति
व्यक्ति अपने न्याय के लिए उसका इस्तेमाल ना करके दूसरे को फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, दूसरों को दबाने के लिए, परेशान करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो यह जो न्याय की अवधारणा था, वह कानून बनाने का जो ध्येय था उसके साथ यह छेड़छाड़ है, खिलवाड़ है। यही बात जो है कानूनी आतंक के रूप में कहा जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस पर अपना बात रखा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अक्सर इन मामलों में पति के उन सभी रिश्तेदार को अभियुक्त बना दिया जाता है जो सभी रिश्तेदार उसके साथ, यानी कि उसके पति के साथ रहते भी नहीं है। यदि किसी महिला के साथ ऐसा होता है, या कई बार क्या होता है कि कपल्स में कुछ अनबन हो जाती है, फिर पति के खिलाफ तो शिकायत करती ही है, साथ ही उनके सास ससुर, उसके अपनी ननद पे, देवर पे, तमाम जो रिश्तेदार होते हैं, कई बार देखा गया है कि वे लोग जिन पर मामला दर्ज कराया गया है वह दूसरे शहर में रह रहे हैं बरसों से। कई लोगों का तो मामला ऐसा देखा गया है कि वह दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया है, लेकिन उनका नाम भी उस मामले में दर्ज करा दिया गया है। तो इसको लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और कहा है कि यह कानून जो है यह लीगल टेरर का रूप लेता जा रहा है। गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस पर अपनी बात कही है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्तों में से एक की पत्नी ने उनके 86 साल की सास पर मामला दर्ज करा दिया था। यानी कि एक मामला पहुंचा था, एक पति और पत्नी कपल्स हैं, उनके बीच झगड़ा या कोई विवाद था, तो उनकी जो पत्नी थी वह अपने पति पर शिकायत तो दर्ज कराई ही, साथ ही अपनी सास पर भी शिकायत दर्ज कराई। अब उनकी सास की जो उम्र है वह 86 ईयर्स है। आप समझ सकते हैं कि काफी ये जो है उम्र दराज है। इन पर भी आरोप दर्ज करा दिया था। जब हाईकोर्ट ने इस मामले को देखा तो उन्होंने पाया कि यह जो अपराध है वह सामान्य प्रकृति का है, या कि छोटा मोटा अनबन हो गया होगा, इस तरह की बातें हैं। और इसको देखते हुए सास के ऊपर जो मामला था उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और वहां पर हाईकोर्ट ने कहा था कि इस तरह की यदि घरेलू हिंसा के विवादों में यह कानून अगर इस तरह से इस्तेमाल होगा, इसका दुरुपयोग होगा, तो सामाजिक ताना बाना जो है उसको यह अवरोध करेगा। पारिवारिक जो सिस्टम है, पारिवारिक व्यवस्था है, उसके लिए भी यह बाधा बन के यह कानून आ जाएगा। यानी कि कानून का जो ध्येय रखा गया था, यह कानून उससे कहीं न कहीं भटकता हुआ नजर आ रहा है। कई हाईकोर्ट का यह कहना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें कहा कि दहेज से संबंधित उत्पीड़न के आरोपों को बढ़ा चढ़ा करके इस कानून के तहत पेश किया जाता है, और इसका दुरुपयोग ऐसे ही जारी रहा तो यह विवाह संस्था को बिल्कुल खत्म कर देगा। यानी कि लोग संभव है कि कहीं शादी करने ही के लिए इंटरेस्टेड ना हो, विवाह व्यवस्था में उनका यकीन ही लोगों का न रह जाए, फिर इस तरह से पारिवारिक व्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्था है, वह चरमरा जाएगी। तो हाईकोर्ट जब यह चीजें कह रही है तो कहीं न कहीं यह मामला उभर के आता है कि क्या इस कानून में कुछ संशोधन की जरूरत है, या इस कानून को सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। पिछले कई सालों में अदालतों ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कई निर्देश दिए हैं, अपने कई जजमेंट के आधार पर ही। जैसे कि साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक लैंडमार्क डिसीजन दिया और कहा कि पारिवारिक विवाद में कोई भी यदि एफआईआर दर्ज होता है तो एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को प्राथमिक जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, और जब लगे कि हाँ ये मामला सही है तभी एफआईआर दर्ज करें। कई बार क्या होता है कि देखिए, हम जिस आजकल के सामान्य जीवन में जी रहे हैं, आजकल एक समस्या लोगों के साथ मानसिक तौर पर क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। वह क्या है कि लोग जल्दी किसी के साथ रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं और फिर जल्दी ही किसी के साथ रिश्ते से दूर हो जाना भी चाहते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा अनबन हुआ नहीं कि इस कानून का इस्तेमाल कर लिए, और जब इस कानून का इस्तेमाल करते हैं तो यह कानून जो है अपने आप में गैर जमानती है, संज्ञेय अपराध के तहत आ जाता है। फिर क्या होता है कि उसका पति, उसके परिवार के लोग जो हैं वो सभी इसमें अभियुक्त बना दिए जाते हैं, और फिर मामला बहुत जटिल हो जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि देखिए, सबसे पहले आप जांच लीजिए कि मामला कितना गंभीर है। यदि आप देख लीजिए कि मामला वाकई गंभीर है, पीड़िता के साथ किसी तरह का जो है अव्यवहार हुआ है, तब निश्चित तौर पर आप एफआईआर दर्ज कीजिए। अन्यथा आप और भी तरीका अपनाइए, आप काउंसलिंग कीजिए, लोगों से बातें कीजिए सभी पक्षों से, और उसका निपटारा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह अपने एक निर्देश में कहा था। अब हम यहां पर, जैसा कि हम तो इसको चर्चा कर ही लिए, लेकिन मुख्य रूप से अब यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडियन पीनल कोड का ये जो सेक्शन 498A है
उसको डिटेल से थोड़ा समझते हैं कि यह कानून क्या है और यह कानून लाया गया तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका ध्येय क्या था। देखिए, भारतीय दंड संहिता में धारा 498 ए को 1983 में शामिल किया गया था। यह क्यों किया गया था? तो पत्नी के खिलाफ क्रूरता और दहेज से जुड़े कई मौत के मामले आए थे, उसको रोकने के लिए तत्क्षण एक कानून की जरूरत थी और इसीलिए यह कानून लाया गया था ताकि पति के द्वारा अपनी जो पत्नी है उस पर अत्याचार ना किया जा सके। इसका यदि दहेज कानून की बात करें तो यहाँ पर विवाहित महिलाओं के घरेलू हिंसा से बचाने के लिए यह कानून लाया गया था। इस कानून के अनुसार अगर कोई पति या उसके रिश्तेदार पत्नी को उत्पीड़न का निशाना बनाते हैं तो उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है। अब यहां पर देखिए, यह अपराध जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि यह संज्ञेय है, यानी कि काफी गंभीर किस्म का है और गैर जमानती है। गैर जमानती कहने का मतलब है कि इसमें जमानत नहीं मिलता है और पुलिस आपको बिना वारंट दिए ही गिरफ्तार भी कर सकती है यदि इसके तहत मामला दर्ज हो जाता है। तो यह कानून सिर्फ दहेज से जुड़े मामलों तक ही सुरक्षा प्रदान नहीं करता है बल्कि क्रूरता से भी बचाता है। अब क्रूरता का डिफिनेशन क्या हो सकता है, इस पर भी बात करने की आवश्यकता है, हम उसको बात कर लेंगे। क्रूरता का मतलब है दहेज के लिए परेशान करना हो सकता है या कोई भी ऐसा बर्ताव करना जिससे महिला को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई परेशान करता हो, जिससे वह सुसाइडल टेंडेंसी उसके अंदर आ जाता है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। यह स्थिति भी अगर आता है तो उसे क्रूरता के साथ जोड़ा गया है, उसे इस तरह से परिभाषित किया गया है। यहां ध्यान देना है, शारीरिक ही नहीं है, मानसिक भी है। यदि मानसिक रूप से किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है तब भी यह कानून उतने ही कारगर रूप से प्रभावी होगा। महिला के खिलाफ क्रूरता का मतलब क्या हो सकता है उसको और थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, क्योंकि देखिए यह जो है अपने आप में एक तरह से अबुझ है। क्रूरता को कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैसे माना जाएगा, क्योंकि यह सब्जेक्टिव मैटर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। एक व्यक्ति के लिए क्रूरता का मापदंड कुछ और हो सकता है, दूसरे के लिए कुछ और हो सकता है। लेकिन कानून के नजरिए से अगर देखें तो कानून को बहुत जो है फैक्ट के साथ जाना पड़ता है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जानबूझकर की गई ऐसी हरकत में देखते हैं जिसकी वजह से कोई महिला खुदकुशी करने की हालत तक पहुंच जाए या उसे गंभीर चोट पहुंचने की भी आशंका हो, यानी कि मानसिक रूप से कोई व्यक्ति उसे प्रताड़ित कर रहा हो, तब भी यह मामला दर्ज हो जाएगा। उसके जान को यदि खतरा हो जाए तब भी यह मामला होगा। मान लीजिए जान को खतरा नहीं होता है लेकिन उसके किसी अंग को खतरा हो सकता है, तब भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए यहां पर जब भी विवाहिता की बात आएगी तो यहां पर एक चीज जो देखा गया है, दहेज तो देखा ही जाता है, खास करके देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी। कई डेटा रिपोर्ट ये कहते हैं कि बच्चों से संबंधित है। हमारा समाज कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक समाज है, बच्चे की चाहत में बेटे की चाहत जो है वह कहीं ना कहीं शामिल हो गया है। इसीलिए सास, ननद या पति पक्ष जो है वह विवाहिता पर कई बार इस बात का दबाव डालते हैं कि तुम्हें बेटा क्यों नहीं हो रहा है, और इस स्थिति में कई बार समस्याएं जो है वह विकट हो जाती है। विज्ञान, जबकि आप जानते हैं, आप पढ़े हैं, विज्ञान यह कहता है कि बेटा होगा या बेटी होगी, इसमें महिला का कोई योगदान है ही नहीं। दरअसल इसमें पुरुष ही तय करता है। आप इसे पढ़े हैं, कभी हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके शारीरिक या मानसिक सेहत पर कोई खतरा हो तब भी इसे क्रूरता के तहत माना जाएगा। किसी महिला को प्रताड़ित करना को भी डिफाइन किया गया है, जैसे कि ऐसी प्रताड़ना जिसका मकसद महिला या उससे जुड़े किसी शख्स को किसी जायदाद या कीमती चीज की गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करना हो। निश्चित तौर पर यह मामला जो यहां देखेंगे तो आपको दहेज से जोड़ करके देखना होगा, क्योंकि दहेज के लिए हमारे समाज में काफी उत्पीड़न होता है। तो इस कानून का ध्येय भी यही था कि दहेज के लिए उत्पीड़न जो महिलाओं का हो रहा है उसे तो रोकना है ही, साथ ही उनके साथ क्रूरता का जो व्यवहार होता है पति पक्ष या उसके परिवारजनों के द्वारा उसे भी रोका जा सके। ऐसी किसी मांग को पूरा न कर पाने की हालत में महिला या उससे जुड़े किसी शख्स को प्रताड़ित करना भी हो सकता है। तो यह मुद्दा यहां पर काफी डिटेल से आपने देखा। अब दुरुपयोग की क्या क्या बातें हो सकती है वहां हम देखते हैं। महिलाओं के सिर्फ एक बयान पर पतियों और उनके परिवार को जेल में ठूस दिया जाता है। यदि ऐसा हो जाता है तो उसका करियर जो है, उसकी संपत्ति जो है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, पद है, सब दांव पर लग जाता है। इसी चीज को रोकने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले आप इस तरह के मामलों को जांच लीजिए, पुलिस से यह कहा गया है। कई लोग जो है इसमें सालों बाद बरी हुए हैं, और जब बरी हुए हैं तो पता चला है कि मतलब उनका दोष था नहीं। अब अगर दोष उनका नहीं था, इस कानून के तहत उन्हें फंसा दिया गया और वो 10 साल जो है वह जेल में रह गए। आप जानते हैं, मैंने
ने कहा था कि इसमें जमानत नहीं मिलता है, बेल नहीं मिलता है। तो 10 साल तक वो ट्रायल में चल रहे हैं, केस चल रहा है। बाद में पता चला कि अरे इनका तो दोष है ही नहीं। तो यहां पर ये समझिए उस व्यक्ति ने अपने जीवन का कीमती 10 साल जो बर्बाद किया है उसकी भरपाई कौन करेगा। तो कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं यहां पर फॉल्ट है, इसी की बात की जा रही है। 498 ए के तहत दायर अधिकांशतः मामले जो हैं वह झूठे निकलते हैं। झूठे के अलावा यहां पर एक बात यह भी सामने आती है कि अभी मामला गुस्सा में दर्ज कर दिया गया है, 6 महीना 5 महीना बाद जो है उस पक्ष द्वारा वापस ले लिया जाता है कि मैंने भावनात्मक रूप से ये मामला दर्ज करा दिया था, हमारे परिवार का या पति का या उसका कोई इसमें इतना हिंसात्मक व्यवहार नहीं था। तब समझ लीजिए यहां पर पुलिस प्रशासन का, कानून का, कोर्ट का, सबका क्या होता है, समय, ऊर्जा जो है और संसाधन सब बर्बाद होता है। तो इस कानून को लेकर के यह बातें भी की जाती है। इसीलिए जितने मामले देखेंगे इस कानून के तहत दर्ज होते हैं, आंकड़े यह कहते हैं कि सजा का जो दर है उसमें बहुत ही कम है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2021 की एक रिपोर्ट आई थी, इसने जारी किया था और इस रिपोर्ट में इसने कहा था कि सुनवाई के बाद 17% अभियुक्तों को ही सजा मिल पाई है। अब अपने आप में ये चौंकाने वाला आंकड़ा है कि जितने मामले आए हैं, सुनवाई हुई अदालत में और केवल 17% लोग ही सजा पाते हैं, बाकी लोग बरी हो जाते हैं। यानी कि बाद में पता चलता है कि या तो सबूत नहीं मिला, देखिए बरी होने की दोनों बातें हैं, या तो सबूत ना मिला हो, महिला जो पीड़ित है वह सबूत ना पेश कर पाई हो, पुलिस का भी यहां पर जांच में निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि फॉल्ट हो सकता है। लेकिन यदि 17% ही सजा का दर है तो अधिकांशतः पल्ला इस पक्ष में झुक जाता है कि मामले झूठे रहे हों और व्यक्ति बरी हो गया हो। हत्याओं के मामले में सजा की दर जो है यह 42% है, तो यह थोड़ा सा ज्यादा है और यहां पर सजा की दर थोड़ी सी अच्छी है, हालांकि इसे और भी बेहतर होना चाहिए। और जब मामला हत्या का हो तो निश्चित तौर पर सजा का दर जो है उम्मीद की जाएगी कि यह 100% तक हो, क्योंकि यह संज्ञेय अपराध है। तो इन चीजों को देखते हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट यह कहती है कि निश्चित तौर पर इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और इसे जो विभिन्न हाई कोर्ट ने कहा है कानूनी आतंक, उसे कहीं ना कहीं यह रिपोर्ट भी जस्टिफाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको माना है कि इस तरह की चीजें हो रही है, इसीलिए पुलिस प्रशासन जो है इसको जांच करके ही आगे बढ़े। अब इस पर एक संभावित प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न का जवाब जैसा कि मैं नहीं दिया करता हूं, लेकिन आप लोग बखूबी इसका सही जवाब देते हैं। आज के प्रश्न में भी आपको यही करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कानून पत्नी के खिलाफ क्रूरता और दहेज के मुद्दों से संबंधित है? प्रश्न आप समझ गए हैं किन कानून की बात की गई है। 4 विकल्प यहां दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, यहां सही से पढ़ना है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498, दोनों में अंतर है, सही से पढ़ना है। भारतीय संविधान की धारा 498, यहां संविधान वर्ड यूज किया गया है तो बारीकी से देखना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 490A, ये 4 विकल्प दिया गया है। चारों विकल्पों में जो भी आपको सही लगे उसका सही जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। आप में से अधिकांश तो लोग मैं देख रहा हूं कि यह भी बता रहे हैं कि कोई विकल्प गलत है तो क्यों है, यदि सही है तो उसके पक्ष में क्या तर्क होना चाहिए। डिटेल से आप लोग यह भी लिख रहे हैं, यह निश्चित तौर पर से अच्छी बात है, क्योंकि हमारा आपका संवाद जो होता है इस कैमरे के माध्यम से होता है। आप मुझे तो सुन लेते हैं पर मैं आपको तभी समझ पाता हूं कि आप क्या समझ रहे हैं, आपका अध्ययन अध्यापन कैसा चल रहा है, किस दशा और दिशा में चल रहा है, जब आप कमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप जवाब देंगे। यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए यहाँ उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।